हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजश्री। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। इससे पहले हम 1857 की क्रांति के जो उसका चरित्र था, जो उसका नेचर था, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे से हमने चर्चा की है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। आपको ये पता है, इतिहास में जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, अपितु अनेक कारण धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं और एक चिंगारी सुलगती है और वो एक बड़ी घटना बन जाती है। तो ऐसा ही कुछ बात आपके 1857 की क्रांति के बारे में थी। यद्यपि जो अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं या फिर उन कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं जिन्होंने इस जो असंतोष था, ये जो विद्रोह था, उसका कारण सिर्फ सैनिक माना है, ये चर्बी वाले कारतूस को माना है, लेकिन ये सही नहीं है। जब हम इसकी विस्तार से इस घटना के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसके पीछे जो कारण थे वो आपके 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही बनने लग गए थे। 1757 से 1857 के बीच ये 100 साल का जो पीरियड है, इसमें आप अनेक किसान विद्रोह देखते हैं, आदिवासी विद्रोह देखते हैं, अनेक सैनिक विद्रोह देखते हैं और उन्हीं की ये जो छोटी छोटी चिंगारियाँ फूट रही थी, ये 1857 तक आते आते एक बड़ा जो क्या बन जाता है, एक बड़ा विस्फोट बन जाता है। जब हम देखते हैं इसके जो कारणों की, तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक कारण थे। उनमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है राजनीतिक कारण। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत जो उन्होंने लागू किया। जब भारत का गवर्नर जनरल बन के डलहौजी आए तो उन्होंने भारत की जो छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको हड़पने का कार्य शुरू किया और इसके लिए उन्होंने अनेक नियम बनाए। जो डलहौजी ने नैतिक और राजनीतिक आचार की सभी सीमाओं को छिन्न भिन्न कर दिया और एक व्यपगत का सिद्धांत गढ़ा। डलहौजी की जो विलय की नीति थी, इसने सभी राजाओं को व्याकुल कर दिया। हिंदू राजाओं से दत्तक पुत्र लेने का अधिकार इन्होंने छीन लिया। पंजाब, पीगू, सिक्किम विजय के अधिकार द्वारा विलय कर लिए गए। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिए गए। अवध के शासितों के हित में विलय कर लिया गया। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो डलहौजी का जो व्यपगत का सिद्धांत था, उससे जो छोटे छोटे राज्य थे वो विला लिए गए। तो भारतीय राजाओं में ये डर बैठ गया कि अब हमारी बारी है, अब हमें विलय कर लिया जाएगा, और वो भय के मारे उन्होंने विरोध की नीति अपनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो मुसलमानों की भावनाएं भी इससे गंभीर आहत हुई, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था वो साम्राज्य जीवित रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने शहजादा फखरुद्दीन के उत्तराधिकार को तो मान्यता दी, परंतु उस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए। 1856 में फखरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि फखरुद्दीन द्वारा तिलांजलि दिए हुए मामलों के अतिरिक्त नवीन उत्तराधिकारी शहजादे को राजकीय उपाधि और मुगल महल दोनों ही छोड़ देने होंगे। इस घोषणा से मुसलमान को ये लगने लग गया कि जो अंग्रेज हैं वो तैमूर के वंश को नीचा दिखाना चाहते थे, इसलिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आपका है अनुपस्थित प्रभु सत्ता। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मुगल थे वो भी बाहर से आए थे, पर उन्होंने भारत को विजय किया और कालांतर में वो क्या गए, यहीं बस गए, वो भारतीय बन गए। यहाँ से एकत्र किया गया जो कर था, जो धन था, वो यहीं व्यय करते थे। लेकिन अंग्रेजों के विषय में बात बड़ी भिन्न थी, क्योंकि जो अंग्रेजों का जो शासन था वो बड़ी दूर से चलता था और देश से धन का निष्कासन बाहर हो रहा था। इससे क्या हुआ, इससे जो भारत में धीरे धीरे क्या हुई, गरीबी होने लग गई। इसके अतिरिक्त जो भारत में अंग्रेजों द्वारा जो शांतिपूर्ण स्थापित की गई थी, जो शांतिपूर्ण नीति स्थापित की गई थी, इसके कारण पिंडारी, ठग तथा अन्य जो अनियमित सैनिक थे वो भारतीय रियासतों की सेनाओं के जो अंग थे वे अब समाप्त हो चुके थे। उन दलों से निवृत्त सैनिक अब इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। विशेषकर समाज विरोधी तत्वों को
विद्रोह के दिनों में स्वर्ण अवसर मिला और उन्होंने विद्रोही की संख्या में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जो विद्रोह में जो भाग लेने वाले लोग थे उसके पीछे अनेक राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार थे। अगला जो कारणों में महत्वपूर्ण आपका पॉइंट आता है वो आपका आता है प्रशासनिक और आर्थिक कारण। भारतीय रियासतों के विलय में जो महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है कि इसमें जो प्रशासनिक और जो ढांचा जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ तैनात किया था या जो कार्य हो रहे थे वो भी असंतोष का महत्वपूर्ण कारण थे। भारतीय अभिजात वर्ग की शक्ति और उनके उच्च पदों को इससे अब वंचित होना पड़ा। ठीक है, नवीन प्रशासनिक व्यवस्था में उन्हें वही प्राचीन सम्मान प्राप्त करने के अवसर बहुत अधिक कम थे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों का ही शासन था। सेना में भी ऊंचे पदों पर भारतीयों को नहीं लिया जाता था। अब भारतीयों की ये धारणा बन गई थी कि अंग्रेज उन्हें लकड़हारे अथवा कहारी बनाना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था इसके अंदर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूमिकर व्यवस्था थी वो बहुत अधिक क्या थी, अप्रिय थी। अब एक तो किसानों पर बहुत अधिक मात्रा में भूमिकर लगाया गया था, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी भूमि से वंचित होते जा रहे थे। दूसरा, बहुत से तालुकेदार और वंशानुगत भूमिपति भी अब अपने पदों से क्या हो गए थे, वंचित कर दिए गए थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी भारतीय व्यापार और उद्योगों के विरुद्ध थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार का अब सर्वनाश हो गया था और केवल उसे भारत को सिर्फ एक मार्केट बना के छोड़ दिया गया था। कार्ल मार्क्स ने 1853 में ही कहा था कि यह अंग्रेजी घुसपैठिया ही था जिसने भारतीय खड्डी, मतलब जो भारतीय लूम जिसमें क्या होता है, जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, और चरखे का नाश कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय सूती कपड़े को अंग्रेजी मंडियों से वंचित करना आरंभ किया और फिर भारत में एक ऐसा मोड़ दिया कि सूती कपड़े की मातृभूमि को ही सूती कपड़े से भर दिया। अर्थात जो ब्रिटेन में फैक्ट्रियों से बना हुआ सूती कपड़ा था वो भारत में सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। सूती कपड़ा उद्योग के नाश होने से भारत में कृषि पर बोझ बढ़ गया और अंत में देश अकिंचन हो गया, अर्थात गरीब हो गया। अतः स्पष्ट होता है कि जो प्रशासनिक और जो आर्थिक नीतियाँ थी उससे भारत में निरंतर गरीबी बढ़ती जा रही थी, भूखमरी बढ़ती जा रही थी, अकाल बहुत अधिक बढ़ रहे थे और भारतीय इससे असंतुष्ट थे और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। अगला जो महत्वपूर्ण कारण आता है वो आपके आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। जो ब्रिटिश थे वो भी बहुत अधिक क्या थे, उनका व्यवहार भारतीयों के प्रति रूखा था, एरोगेंट था। वे जाति भेद की भावना से प्रेरित थे। वे भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे और हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी, निर्दयी और बेईमान समझते थे। वे भारतीयों को काले अथवा सुअर की संज्ञा देते थे। इसके अलावा जब वो शिकार पे जाते थे तो अनेक अंग्रेज अधिकारी और जो सैनिक होते थे वो भारतीयों का बलात्कार करते थे और जब इसका निर्णय जूरी को दिया जाता था तो जूरी सिर्फ थोड़ा सा बहुत दंड देकर ही उन्हें छोड़ देती थी, तो भारतीयों को ये बहुत अधिक बुरा लगता था। इसके अलावा जो धार्मिक उत्पीड़न था वो भी भारतीयों को बहुत अधिक मात्रा में सहना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का जो एक उद्देश्य महत्वपूर्ण था वो ये भी था कि वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। भारत में अनेक ईसाई मिशनरी आए और उनका प्रमुख उद्देश्य था कि गरीब जनता को गुमराह करके ईसाई बनाया जाए। वीर सावरकर ने ये स्पष्ट किया है कि असैनिक और सैनिक जो उच्च पदाधिकारी थे वो राम और मोहम्मद को अनेक गालियाँ निकालते थे तथा सैनिकों को ईसाई बनने की प्रेरणा देते थे। सैनिकों को यदि वे सत्य धर्म अपना लें तो पदोन्नति का वचन देते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाती थी। इसके अलावा 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण एक धारणा जोड़ी गई कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था।
इस कानून का मुख्य लाभ किसको होने वाला था? ईसाइयों को होने वाला था। अर्थात भारतीयों के मन में ये डर हो गया कि ये धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे ये लोग और हमें क्या बना लेंगे? ईसाई बना लेंगे। इसीलिए वो इन सब चीज़ों से दुखी थे और इसीलिए ये 1857 का असंतोष पनपा और इसमें इन जनता का भी सहयोग मिला। अगला जो आपका महत्वपूर्ण आता है वो है सैनिक कारण। जो भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य था इसमें सैनिकों को जो सेवा शर्तें थी उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक तो था कि अब उन्हें अपने देश से दूर सेवा करनी पड़ती थी और इसका अतिरिक्त सैनिक भत्ता भी नहीं मिलता था। दूसरा कि अब उन्हें ऊंचे पदों से क्या किया गया? वंचित किया गया, उन्हें छोटे पद पे रखा जाता था। बंगाल सेना के सैनिक अवध की समस्त असैनिक जनता की भावनाओं को प्रकट करते थे। मौलाना आज़ाद ने कहा है कि अवध के विलय ने सेना में साधारणतः और बंगाल सेना में विशेषतः विद्रोही भावना का प्रारंभ किया। उन्होंने सहसा ये अनुभव किया कि यह शक्ति जो कंपनी ने अपनी सेवा और बलिदान द्वारा प्राप्त की है, आज उन्हीं के राजा को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जा रही है। अर्थात वो असंतुष्ट हो गए। 1856 में कैनिंग की सरकार ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित कर दिया, जिसके अनुसार बंगाल सेना के सभी भावी सैनिकों को ये स्वीकार करना होता था कि जहाँ कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे कार्य करेंगे। इससे क्या हुआ? इससे सैनिकों के मन को बहुत अधिक असंतुष्टता हुई। 1854 में डाकघर अधिनियम के पारित होने पर सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इन सब कारणों से जो भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेज सेना में थे उनका असंतोष भी बढ़ता जा रहा था और इसमें एक चिंगारी का काम किसने किया? चर्बी वाले कारतूस ने। 1856 में भारत सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने पुराने लोहे वाली बंदूक, उसका नाम था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया। इस नवीन राइफल का प्रयोग का प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और शालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। कालांतर में पूछताछ ने यह सिद्ध कर दिया कि गाय और बैलों की चर्बी वास्तव में ही वुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। बड़े पदाधिकारियों के आश्वासनों और थोड़ी सी रियायतों का कोई लाभ नहीं हुआ। सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनको धर्म भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और इससे क्या हुआ? इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका प्रति इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने इन कारतूसों को प्रयोग करने की मनाही की और मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 34वीं NI रेजिमेंट तोड़ दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। इसके बाद मई 1857 में मेरठ में भी इसके प्रयोग की सेना ने इसके प्रयोग से मना कर दिया और वहाँ खुला विद्रोह कर दिया और जो अधिकारी थे उन पर गोलियां चलाई गई और दिल्ली की तरफ चल गए पड़े। तो हम देखते हैं कि इसके आगे अलग अलग शहरों में भी, अलग अलग देश के अंगों में भी इसका विरोध हुआ, जैसे दिल्ली, मेरठ, फिरोजपुर, आपके नसीराबाद, मुरादाबाद, आपके ग्वालियर और आपके झांसी और पटना, लखनऊ, कानपुर, बरेली आदि विभिन्न क्षेत्रों में ये चिंगारी फैली और ये उत्तरी भारत के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये बढ़ती चली गई। और यद्यपि इसका दमन बाद में ब्रिटिश सरकार ने के द्वारा कर दिया गया, लेकिन ये भारत का एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम था और इसके परिणाम, इसके प्रभाव जो पड़े उसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।